कैपिटल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स द कट ऑफ रेट, ओके, एंड कट ऑफ रेट मीन्स द हर्डल रेट, द डिस्काउंट रेट, and or the rate of return. So the rate of return means whatever securities you are issuing, whatever by whatever way you are, ऊपर आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, कितना कॉस्ट है उसकी और कितना आपको रिटर्न मिलेगा. लेट मी show you the meaning of the cost of capital here. Return that that any investment project would require, okay, and the definition is given by many authors. Cost of capital is the minimum required rate of earnings, or it is the cutoff capital expenditure. दैट मीन्स जिस भी इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट में, उसका मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं. And what is the importance of cost of capital? See, why cost of capital is important. I think I have done this. As far as my knowledge is concerned, my memory is concerned, I think we have already done this. Cost of capital is important for making capital budgeting decisions. It is important for capital structure decisions. It is important for the evaluation of financial performance. It is important for many other financial डिसीशंस. ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको ये पता चलता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उसके बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसी के बेसिस पे आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीशंस भी ले सकते हैं. दैट मीन्स कि आपको कितना इक्विटी शेयर्स, कितना आपको डेट आपको लेना है और कितना आपको इक्विटी कैपिटल आपको लेना है. इसी तरह से आपका इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी हेल्प करता है. किस तरह से? बिकॉज you can compare, you know, कि because rate of return is something, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का जो डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट का होता है. तो अगर टॉप मैनेजमेंट किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है और उस पे से एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, एंड एवरी ईयर they are investing in some project or the other project, तो उसमें क्या है, ये लोग कंपेयर कर सकते हैं कि आपका जो फंड्स हैं वो whether they are being invested in the correct project, in the right project or not. So they can evaluate it, they can make their decision only on the basis of कंपैरिजन. जब ये कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कितना रिटर्न था और इस ईयर कितना रिटर्न है, तो जहाँ पे भी अगर कॉस्ट आपकी कम होती है रिटर्न से, or we can say if return is more than the cost, we say it is a profitable project. Okay, so that is evaluation of financial performance. Next is other financial decisions. There are many other financial decisions जिसमें cost of capital, because cost of capital means the rate of return on the investment. So rate of return on investment helps in making various decisions. It could be used for taking the decision of dividend. It could be used for taking the decision of issuing equity shares. It could be used for, you know, taking the decision of retained earnings, whether earnings should be retained or it should be distributed to the shareholders. So this is the importance of cost of capital. Okay, then what else do we have? Yeah, estimation of the components of cost of capital. अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम पे हम ये कर चुके थे, हाँ, आई रिमेम्बर, जिसमें components कितने हैं, इसमें लॉन्ग टर्म डेट है, प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ डेट कितना है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैसे कैलकुलेट आप करते हैं, तो इन सब के लिए आपके फॉर्मूलेज हैं जो हमने लास्ट टाइम, इफ यू रिमेम्बर, वी हैव डिस्कस दिस. You remember this?
ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। Yes, ma'am. ओके अब इसी तरह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल का भी ये फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इफ इट इज इशूड एट पार, इफ इट इज इशूड एट प्रीमियम एंड इफ इट इज इशूड एट डिस्काउंट। तो अगर पार पे आप इशू करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल will be equal to, the formula will be here you can see the formula. Wait, yeah, KP is equal to just a second, let me tell you the formula. KP is equal to D divided by NP. Okay, so D stands for the annual preference dividend and NP is the net proceeds. Okay, तो ये आपका जब issued at par होता है, और जब at premium होता है तो प्रीमियम पे आप क्या करेंगे, उसमें आप प्लस कर देंगे और डिस्काउंट में आप माइनस कर देते हैं। तो इशूड एट प्रीमियम पे, व्हेन इट इज इशूड एट प्रीमियम, इट इज D divided by NP plus the amount of premium. ओके सिमिलरली आपका जब डिस्काउंट पे होता है तो वी से KP दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय NP माइनस डिस्काउंट। ओके तो यहाँ पे आप डिस्काउंट माइनस कर देंगे। अब आपका क्वेश्चन है, यू कैन सी दिस क्वेश्चन। A company issued 10,000 10% preference share of rupees 10 each. Cost of issue is rupees 2 per share. Calculate cost of capital if these shares are issued at par. Number 1, number 2 at premium, and number 3 is at 5% discount. Okay, तो कितना है? Cost of preference capital is equal to D upon NP, that is dividend divided by net profit. या तो आपका इशूड एट पार पे आप देखिए 10,000 आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 10,000 कंपनी इशूड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो हाउ मच इज दी द वैल्यू ऑफ डी? डी इज एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा आपका? 10% है, 10 का है, तो 10% ऑफ total 1 lakh would be 10,000 divided by net proceeds. Net proceeds आपका कितना है? 1 lakh minus 20,000. नहीं, 20,000 तो आप तब करेंगे ना जब आपका डिस्काउंट वाला होगा। Okay, sorry. एट पार पे नेट प्रोसीड्स आपका ओ यस या -20,000 आपने क्यों किया है यहाँ पे? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इशू है। कॉस्ट ऑफ इशू इज 2 पर शेयर। नेट प्रोसीड्स में जो आपका कॉस्ट ऑफ इशू है उसको आप माइनस करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैन यू रिपीट अगेन? हाँ, कॉस्ट या श्योर। सी जो भी आपके पास जो भी खर्चा होता है, वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज, वॉट एवर कॉस्ट इज, दैट कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स, राइट? तो यहाँ पे भी वही किया है। आपको कितना, हाउ मच प्रोसीड्स आर देयर? नेट प्रोसीड्स आप कर रहे हैं, तो नेट प्रोसीड्स में यू आर गेटिंग 1 लाख। 1 लाख के शेयर्स इशू किए हैं ना, बट उन शेयर्स इशू को करने के लिए आपको कितना कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इशू, वो आप माइनस कर देंगे उसमें से। यस। ओके, तो टोटल प्रोसीड्स में से जो आपकी कॉस्ट है, जो एक्सपेंडिचर आपका आ रहा है, आप उसको डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इशू इज 2 पर शेयर। तो एंड हाउ मेनी शेयर्स वर देयर? 10,000. So you will deduct 20,000. So and multiplied by 100, so which is equal to 12.5%. Okay. Similarly, आप प्रीमियम पे जो करेंगे तो प्रीमियम पे आप इंस्टेड ऑफ ये एज इट इज रहेगा आपका 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 20,000। साथ में आप प्रीमियम का अमाउंट ऐड कर देंगे प्लस 10% प्रीमियम। सो 10% प्रीमियम वुड बी अगेन 10,000. So here आप देखिए यहाँ पे when issued at 10% premium, 10,000 divided by 1 lakh plus 10,000, that is the amount of premium, minus cost of issue into 100, which is equal to 11.11%. Is this clear? Similar is the case with the when issued at discount. Issued at discount पे instead of
हाँ, यू विल डिडक्ट दी जो भी डिस्काउंट आपने दिया है, 5000 का डिस्काउंट है तो वो 5000 आप 5% डिस्काउंट है तो 5% विल बी 5000. ओके, so you will get 13.33%. So here the cost of preference capital would be 13.3%. तो इसमें सब में आप देखेंगे आपको डिफरेंट आपका आंसर आ रहा है. प्रीमियम है तो उसमें कम हो रहा है, डिस्काउंट है तो उस पर ज्यादा है, और अगर एट पार है तो एट पार पे यू हैव ए डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल. इज दिस क्लियर? Yes. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में भी आपका देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में बेसिकली वी हैव फ्यू मेथड्स जहाँ पे आप इक्विटी वेयर यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. सो उसमें आपके अलग अलग अप्रोचेस हैं या अलग अलग मेथड्स हैं. फर्स्ट इज डिविडेंड यील्ड method or dividend yield approach, anything we can say. Now, dividend yield or dividend price approach, according to this approach, the cost of equity will be that rate of expected dividends which will maintain the present market price of equity shares. It is calculated with the following formula. Cost of equity, that is KE, is equal to D stands for the expected dividend per share divided by net proceeds. Okay, or it could be either it is net proceeds or it is the market price per share. तो दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, बट अगर न्यू इक्विटी शेयर्स हैं तो हम नेट प्रोसीड्स लेते हैं, और अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं सो वी टेक इट एज मार्केट प्राइस ऑफ market price per share. Okay? Okay. Is this clear? Yes. Now, look at the question. The formula, you will have this. Question is, the company issues 10,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of 10%. The company has been paying 20% dividend to equity shareholders for the past 5 years and expected to maintain the same in the future also. Compute cost of equity capital. Will it make any difference if the market price of equity shares is 150? अब इसमें आपको दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको एग्जिस्टिंग भी करना पड़ेगा और आपको मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर 150 है, तो आप उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, सो हियर सबसे पहले आप करेंगे जो न्यू शेयर्स हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू डी अपॉन एनपी मल्टीप्लाइड बाय 100. अब क्योंकि प्रीमियम के ऊपर है तो प्रीमियम में आप ऐड कर देंगे. ठीक है, तो 20 इज दी 20% डिविडेंड है, तो 20% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो 20% किसका है आपका? 20% किसका है बताइए? Equity shareholder. Equity shares is equal to D divided by MP multiplied by 100. तो D तो आपका सेम ही रहेगा. डिविडेंड जो आपको पे हो रहा है 20 divided by 150 multiplied by 10, so that is 13.33%. The cost of equity capital, when the market price is rupees 150, in that case the cost of equity capital is 13.33, तब कम है. और when it is just they are calculating cost of equity capital at par, no, cost of equity capital when they have been issued, then it is 18.18%. Clear? Yes. Okay. इसी तरह से आपका दूसरा मेथड है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड्स. पहले वाला क्या था आपका? डिविडेंड प्राइस मेथड या डिविडेंड यील्ड मेथड और अप्रोच. ओके, तो अब नेक्स्ट जो है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मॉडल्स. मतलब ये वाला तो है प्लस आपका ग्रोथ कितना हुआ है डिविडेंड में. तो इसमें जो फॉर्मूला है आपका, द फॉर्मूला वुड बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू डी I, or it is also known as D1, divided by NP plus G for new issue equity. अच्छा, इसमें क्या है आपका कि what is D1 expected dividend per share at the end of the year.
Okay, that is di is equal to, or d1 is equal to do into 1 plus g. NP is net proceeds per share. G is growth in dividend for existing share, which is calculated as D1 divided by MP plus G. ओके तो अगर कोई भी चीज आपकी इसमें मिसिंग है, कोई भी एलिमेंट आपका मिसिंग है, तो आप यू कैन फाइंड इट आउट. ओके, नाउ अच्छा, मार्केट प्राइस आपको कितना है? एमपी इज मार्केट प्राइस पर शेयर. वी कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. एबीसी लिमिटेड प्लान्स टू इशू 1 lakh new equity share of rupees 10 each at par. The flotation costs are expected to be 5%. Now remember, flotation cost जो है वो आपकी माइनस होगी. Flotation cost basically cost of, जैसे ऊपर था आपका कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर, वो है ये आपका. तो फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी माइनस होती है नेट प्रोसीड्स में से. ओके Yes. अब आप ये वाला देख लीजिए. इसमें आई एम जस्ट giving you 2 minutes. Please have a look at this question and is clear to you or not. Yes, ma'am. Okay, any problem in the question? Yes, ma'am. 0.05 growth rate. Okay, let me come. Yeah, growth rate is 0.05. Okay, as per, see, the question is here. I am just scrolling a little bit. Cost of new equity share is D divided by NP plus G. KE is equal to 1. Q, why it is 1? Because D is 1. One Dividend per rupees share. 1 per share. Okay. Yes. And divided by NP. तो नेट प्रोसीड्स आपका कितना है? अच्छा, व्हाट दे हैव डन इज, इन्होंने रुपीज ले लिया है, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया है. ठीक है, तो लेट इट बी. अगर नहीं किया है तो देन डजंट मैटर. 10 rupees 10 minus dividend is 5%. Growth rate is 5%. So 5% basically is 0.5. Okay. Yes. 5 divided. ठीक है. Ma'am, 10 minus 0.5. 10 minus 0.5. Yes. 0.5 is, 0.5 आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है ये. but plus 0.05 where? How will we find out? 0.05 आपका ये है, ग्रोथ रेट है, एक्सपेक्टेड टू बी 5%. Ma'am, 5% means 0.5. हाँ, But बिल्कुल here 0.5. 0.05. तो ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है. इट शुड बी 0.5 ओनली, बिकॉज 5%. मैम 0.5 तो 50% होगा. मैम 5 को अगर डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.05 ही होगा. 5 divided by 100 is 0.05 or 0.5? मैम 0.05. 0.05. Okay. So when it is 0. Wait. Expected are to be 5%. देखिए 10 रुपए तो आपके हो गए. ये 10 रुपए तो आपके इशू वाला है. ठीक है. Yes, ma'am. माइनस 0.5 इंस्टेड ऑफ 0.5 यहाँ पे आएगा आपका 0.05. 0.05. ओके, क्योंकि ये फ्लोटेशन कॉस्ट है आपकी. फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन ग्रोथ रेट आप इसमें प्लस करेंगे, तो ग्रोथ इज अगेन 5%, विच इज 0.05. सो बेसिकली आपका यहाँ पे 0.05 होना चाहिए, जिसमें Okay. इन्होंने 0.5 लिखा है. ठीक है. Yes, ma'am. अब आप कैलकुलेट करिए. 1 डिवाइडेड बाय यही आ रहा है. अदरवाइज if it is wrong, then you do it on your own because they have calculated it as wrong. क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मिसप्रिंटिंग हुई है. यहाँ पे एक बार मैम कैलकुलेट फ्लोटेशन कॉस्ट में है. मैम फ्लोटेशन कॉस्ट में है डाउट, क्योंकि वो 0.5 ले रहा है ना. हाँ बिल्कुल, फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है, तो 5% मीन 0.05. ठीक है.
जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो शेयर प्राइस की 5% है ना, तो शेयर प्राइस 10 बिल्कुल। है, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे आएगा 0.5। एक मिनट रुको, मैं पेन से देखती हूँ, रुक जाओ। नेट रुको, 1 रुपए इसका हो गया, ठीक है। और फ्लोटेशन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 5% ऑफ द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस कितना है आपका? 10 रुपए है, ठीक है। तो 10 रुपए का 5% आप निकाल लिए, तो 10 रुपए का 5% आपका कितना है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम जस्ट गेटिंग द कैलकुलेटर सो दैट आई कैन। मैम बट फ्लोटेशन कॉस्ट में 0.5 कैसे हुआ? वो भी तो 5% ही है, तो वो 5%? 0.05 ही ना होना ना, चाहिए, लिसन जैसे लिसन, कि नो नो नो, लिसन लिसन। देखिए, फ्लोटेशन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 5% ऑफ द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस कितना है? व्हाट इज द मैम शेयर 10 है। प्राइस? मैम 10। ₹10, तो ₹10 का 5%। ओके, इतना समझ Yes, में आया? पहले ये बताइए आप। yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। कंपनी पेज ए डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर एंड द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 5%। तो डिविडेंड कितना है? ₹1। 1 का 5% कितना होगा? 0.05 मैम। यस, ओके, यस मैम। 0.05। देखिए डिफरेंस है, वहां पे शेयर प्राइस पे आपका हो रहा है 5%, यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन डिविडेंड इज 5%। किसका 5%? ₹1 का। तो इसलिए वहां पे है 0.5 और एक जगह है 0.05। क्लियर? Yes. ओके, विच इज इक्वल टू, नाउ यू कैन सॉल्व दिस। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप? Yes, ma'am. ठीक है, इसको तो सॉल्व कर लीजिएगा। 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? डिवाइडेड बाय 9.5 प्लस 0.05। ओके, सो दिस इज डिवाइड करके ये हो गया प्लस दिस, एंड यू विल गेट, बिकॉज इट हैज टू बी इन परसेंटेज, सो मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड में कर दीजिएगा, जिसमें आपका 15.53% आ जाएगा। ओके, अच्छा, व्हेन योर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज, जब आपका मार्केट प्राइस, इफ करंट मार्केट प्राइस इज ₹15, देन कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। तो वहां पे आप क्या करेंगे? नेट, इंस्टेड ऑफ नेट प्रोसीड्स यू विल टेक मार्केट प्राइस। सो कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर is KE is equal to D divided by MP plus G. तो as it is रहेगा, डिविडेंड कितना है आपका? 1, मार्केट प्राइस इज हाउ मच? ₹15 plus 0.05, that is the growth in dividend, okay, which is equal to this, or 11.67% is the cost of equity. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। Now we'll move. Now we'll move on to the next, which is earnings yield method. Earnings yield method again can be computed by taking earning per share into consideration. It is calculated as, दो तरह के फॉर्म, इसमें भी दो हैं। एक तो आपका न्यू शेयर, जब न्यू इक्विटी होता है, न्यू इश्यू होता है, एंड सेकेंडली आगे क्या? for the आगे क्या? existing. First one is KE is equal to earning per share divided by net proceeds, which is equal to EPS divided by NP, but that is for the new issue equity. Next is for the existing equity share, EPS divided by NP. तो basically जब भी आपका existing इक्विटी शेयर्स के लिए आप करते हैं, तो वहां पे आप मार्केट प्राइस कंसिडर करते हैं, और जहां पे आपका न्यू इश्यू इक्विटी होता है, वहां पे आपका हम नेट प्रोसीड्स लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला एक क्वेश्चन आप देख लीजिए प्लीज, दिस एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन, just see if it is clear to you. If it is not clear to you, then I'll do this, because you just have to put the figures in the formula. The example, all of you please read this example and try to do it, then we'll move forward. Okay.
Question clear? EPS. Okay, how much? Limited is planning for an expenditure of rupees 120 lakhs for its expansion program. Number of existing equity shares are 20 lakhs and the market value of equity shares is rupees 60. See, there is a company which is planning for spending 120 lakhs for the expansion program. उस टाइम पे existing equity shares कितने थे? 20 lakhs. And the market value of these equity shares is rupees 60. 60 per share. Net earnings कितनी है? 180 lakhs की. Compute the cost of existing equity share and the cost of new equity capital, assuming that new share will be issued at a price of rupees 52 per share and the cost of new issue will be rupees 2 per share. Now, formula आपका क्या है? The formula is cost of existing equity is equal to earning per share divided by market price. Earning per share आपका कैसे निकलेगा? Now, earning per share will be calculated by taking into consideration 180 lakhs net earnings हैं. अगर यहाँ पे ग्रॉस अर्निंग्स होती तब हम इसमें से कुछ डिडक्ट करते, बट यहाँ पे क्योंकि नेट अर्निंग्स हैं, सो दीज नेट अर्निंग्स मींस अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो 180 lakhs डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स. टोटल इक्विटी शेयर्स कितने थे? 20 lakhs के इक्विटी शेयर्स थे. तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? अर्निंग पर शेयर वुड बी ₹9 divided by 20 lakhs. How much it is coming out to be? Divide करके देखिए कितना आ रहा है, because is it ₹9? Yes, ma'am. It's 9. ₹9 आ रहे हैं, ठीक है. Now cost of equity. Now this is earning per share. ये आपने earning per share निकाला है, अभी cost of equity नहीं निकाला है आपने. Cost of equity कितना है? earning per share divided by NP. तो earning per share आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ₹9 और मार्केट प्राइस कितना है इक्विटी शेयर्स का? ₹60. तो 9 divided by 60 which is equal to 0.15. If you convert it into percentage, it will be 15%. Is this clear? Please tell me, is this clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. इसी तरह से cost of new equity capital. हाँ? Please, if you have any question, please ask me fast because इतना time capital is equal to EPS divided by NP. तो वहां पे EPS आपने कितना कैलकुलेट किया था? 9. और नेट प्रोसीड्स आपका कितना है? यहाँ पे दिया हुआ है 52. माइनस द कॉस्ट ऑफ द न्यू इशू इक्विटी विल बी 2 per share. तो 52 में से -2 कर देंगे which is equal to 50. So your cost of new equity capital is equal to 18%. Now similarly you have cost of retained earnings. Cost of retained earnings I am leaving because again इसका भी एक फॉर्मूला है. Cost of retained earnings is equal to cost of equity is equal to dividend divided by net proceeds plus growth. Okay, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे. अच्छा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आपका कैसे? इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन यू हैव टैक्स रेट आपको दिया होगा विच इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू 1 minus T into 1 minus B. Please mute, all of you, please mute yourself. Into 1 minus B. Okay, so B stands for cost of purchasing new securities or the brokerage cost जो कि आपका डिडक्ट किया जाएगा 1 में से, and 1 minus T with T stands for rate of tax. जो क्वेश्चन आपको दिया होगा यहाँ पे, you can see the question. Please see this question. I am giving you 2 minutes. Quickly just have a look at this question, then we'll move forward. Okay. Weighted average cost of capital.
अच्छा, ये तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है विच इज ए सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, नेक्स्ट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इट इज नथिंग, ओनली द वेट्स आर गिवन to the different securities. Okay, to the different securities or jo sources or any sources of funds which you are employing for for capital contribution, उनको वेट्स दे दिया जाता है. जैसे कि अगर इक्विटी अगर आप इक्विटी शेयर्स अगर आप इशू करते हैं, कितने 70% है तो उसका कितना वेटेज है. ओके, सिमिलरली 30%. सो बेसिकली जितना जितना आप करते हैं 70% 30% आपका वेट्स हो जाता है. अच्छा, अब इसमें आपके दो तरह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कैलकुलेट करते हैं, एक मार्केट वैल्यू पे, एक बुक वैल्यू पे. ठीक है, मार्केट वैल्यू पे क्या आप क्वेश्चन देख लीजिए डायरेक्टली कि मार्केट वैल्यू पे कैसे कैलकुलेट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत. ओके, ये जनरली ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं. मार्केट वैल्यू पे आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और बुक वैल्यू पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. सी यू कैन सी, जस्ट रीड दिस एग्जाम्पल, आई टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूटेशन. बेसिकली ये आपका मार्केट प्राइस और बुक, आई थिंक मार्केट प्राइस और बुक दोनों पे ही है शायद. दोनों मर्ज है. हाँ, दोनों पे है. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. प्लीज रीड दिस क्वेश्चन. कैन एनी वन ऑफ यू रीड द क्वेश्चन? Who will read the question? Okay, I will please read go the ahead. question. हाँ, आप पढ़िए. Okay. Equity share capital in shares of rupees 10 each, fully paid up at par. Rupees 15 crore, 11% preference share capital in नहीं, shares आप यहाँ of... से पढ़िए. WACC, that is weighted average Okay, cost of okay, capital. Yeah, and marginal weighted average cost of capital computation. यहाँ पे है XYZ Limited in 40% tax bracket. That means tax कितना है? 40% है. Has the following book value capital structure. Now you go ahead. Okay. Okay. Equity capital in shares of rupees 10 each, fully paid up at par. 11% preference capital in shares of rupees 100 each, fully paid up at par is rupees 15 crore. Retained earnings and 13.5% debentures of rupees 100 each, 15% term loans. These values are rupees 1 crore, 20 crore and rupees 10 crore and rupees 12.5 crore. The next expected dividend on equity shares is rupees 3.60 per share. Dividends are expected to grow at 7% and the market price per share is rupees 40%. Preference stock redeemable after 10 years is currently selling at rupees 75 per share. Debentures redeemable after 6 years are selling at rupees 80 per debenture. Required, मैम ये वाला भी पढ़ना है. Required Yes, first yes, वो भी पढ़ना है. पूरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके Okay. बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं. ठीक है. First, compute the present WACC using A, book value proportion and B, market value proportion. Second, compute the weighted marginal cost of capital if the company raises rupees 10 crore next year, given the following information. The amount will be raised by equity and debt in equal proportion. The company expects to retain rupees 1.5 crore earnings next year. The additional use of equity shares will result in the net price per share being fixed at rupees 32. The debt capital raised by way of term loan will cost 15% for the first rupees 0. It's 2.5 or 0.25? 2.5. Okay, it's rupees 2.5 crore and 16% for the next rupees 2.5 crores. Now we'll see the solution.
आपने क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है, आपको ये दे दिया है पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर कि इक्विटी कैपिटल 15 करोड़ के हैं, जिसमें पूरा दे आर फुली पेड एट पार एंड दिस इज पर शेयर, द वैल्यू ऑफ पर शेयर इज ₹10। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 1 करोड़ के। रिटेन अर्निंग्स आपकी retained earnings is 20 crores. Then 13.5% debentures, 10 crores, and 15% term loans जो है वो आपके 12.5 crores के हैं. Okay. Further information आपको जो दी हुई है इसमें, वो दिया हुआ है कि dividend, expected dividend on equity shares ₹3.60 and dividends are expected to grow at 7%. At present 3.60 per share है, but they are expected to grow at 7% or market price of share is ₹40. Basically, you are given all the information. Now, how to do this? The solution for this, first of all, computation of cost of equity under dividend approach. Dividend approach में now you know all the formulas. Okay. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको cost of equity डिविडेंड अप्रोच में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिविडेंड अप्रोच में वी नो, बिकॉज मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है, सो वी नो दैट डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ. नाउ दिस इज व्हाट 3.60 डिवाइडेड बाय 40. अब 3.60 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वहां पे डिविडेंड. इफ यू सी अबव यू विल फाइंड कि 3.60 पर शेयर आपको दिया हुआ है एज डिविडेंड. 40 इज द मार्केट प्राइस और 7% जो है आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ है. तो कितना हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ₹16%. अप टिल हियर क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके. अब नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट आपको जो रिक्वायर्ड, या अच्छा नेक्स्ट आपको ये भी दिया हुआ है, वेट, इन क्वेश्चन ओनली. Preference stock redeemable after 10 years, currently selling at ₹75. Debentures redeemable after 6 years are selling at 80 per debenture. Okay. अच्छा देखिए लास्ट लाइन नंबर 2 पॉइंट में आप देखिए, आपको कंप्यूट करना है वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ कंपनी रेजेस ₹10 crores नेक्स्ट ईयर, गिवन द अमाउंट विल बी रेज बाय इक्विटी एंड डेट इन इक्वल प्रोपोर्शंस. ठीक है, ये हम इसका हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, ये इन लोगों ने दे दिया है यहाँ पे, बट वील कैलकुलेट इट इन द नेक्स्ट गो. यहाँ इस नंबर 2 पॉइंट में जो नंबर 3 पॉइंट है, एडिशनल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर will result in the net price per share being fixed at ₹32. तो बेसिकली आपका ये यहाँ पे बिकॉज इक्विटी शेयर का जो नेट प्राइस है वो 32 है, सो दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज द रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर डिविडेंड अप्रोच. पहले क्या था आपका? ₹40 था, अभी कितना है आपका? 32 हो गया है. तो कितना अब आपका रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया? सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और आप इंस्टेड ऑफ 40 यू विल राइट ₹32. ग्रोथ अगेन इज एक्सपेक्टेड टू बी सेम 7%. तो यहाँ पे आपका 16% था. रिवाइज्ड इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है आपका? 18.25%. नाउ we'll calculate computation of cost of preference share capital. Preference share capital कैसे calculate करेंगे? Preference dividend plus RV minus net proceeds divided by N. Now, what is this? Yeah. अब preference का आपको कहाँ पे दिया हुआ है? देखिए प्रेफरेंस के बारे में आपको दिया हुआ है यहाँ पे 100 each shares, 11% preference capital, fully paid up at par. Okay, तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर्स का
हम यहाँ पे ये लेके आएंगे, क्योंकि देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रेफरेंस शेयर्स का आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड आप क्वेश्चन में देखेंगे 11% है, ठीक है, प्लस उसका कितना वो है, फेस वैल्यू कितना है, द मार्केट प्राइस वो है दैट इज 100 है, उसका पार वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस की? देखिए दोबारा से स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाती हूँ कितना है यहाँ पे। इट इज ₹100। ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? RV is 100 माइनस नेट प्रोसीड्स कितना है 75, मार्केट वैल्यू कितना है आपका 75, डिवाइडेड बाय n। सो n इज हाउ मच इज द n आपका 10 नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे आपका 10 लिखा हुआ है। एक्चुअली इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू स्क्रॉल अप एंड डाउन अगेन एंड अगेन, तो यहाँ पे आपको फिगर्स थोड़ा सा आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी कि कितना आपका है। प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, देखिए 10 साल के बाद ये रिडीम हो रहा है, ठीक है, और करेंटली इसका कितना मार्केट प्राइस है, करेंटली सेलिंग एट 75। तो यहाँ पे इसीलिए आपका 100 आपका उसका फेस वैल्यू था, और सेलिंग प्राइस कितना है उसका ₹75 डिवाइडेड बाय 10 इज द रिडेम्पशन period, okay, after 10 years it is being redeemed। तो आप यहाँ पे देखिए preference dividend plus RV minus net proceeds divided by N। Similarly RV plus divided by RV plus net proceeds divided by 2। RV is 100 plus 75 divided by 2 which is equal to 15.43%। इसी तरह से आप कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट करेंगे। तो पहले आपने इक्विटी किया, फिर उसके बाद आपने प्रेफरेंस किया, फिर उसके बाद आपने डेट किया। डेट का कैसे आप करेंगे? फॉर्मूला है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ये सब एज इट इज आप फॉर्मूले में रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स देख रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में आपका डिफरेंट, आप प्रेफरेंस वाला मत लिख दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में आप डिबेंचर्स का लिखेंगे। डिबेंचर्स कहाँ दिया हुआ है आपका? देखिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है कि डेट कैपिटल रेज्ड बाय वे ऑफ टर्म लोन्स विल कॉस्ट 15% फॉर द फर्स्ट ₹2.5 crores and 16% for the next 2.5 crores। और कितना डेट आपका रेज किया है? डेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है 20 crores, ओके, 13.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और पूरा 20 करोड़ का आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो यहाँ पे यही वाली फिगर्स आपको यहाँ पे लेके आनी है। वेयर इट्स गॉन, या देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ एक्चुअली इट इज प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, ये आपका 13.5 ये आपका है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ओके, दिस इज रॉन्ग, नॉट प्रेफरेंस डिविडेंड, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड तो आपको 11 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 13.5% मल्टीप्लाइड बाय 60 plus RV is 100 minus net proceeds which is 80 divided by 6 because debentures आपके कितने टाइम के बाद रिडीम हो रहे हैं? आफ्टर 6 years divided by 100। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपका 13.5, देखिए डिबेंचर्स जो है ये गलत है, प्रेफरेंस नहीं है, वहाँ पे 13.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 13.5 ही हमको लिखना है। और आपकी ये कितना है इसका फेस वैल्यू
दैट इज 100, और कितने पे सेल हो रहा है, रिडीमेबल आफ्टर 6 years, selling at rupees 80 per debenture. Is this clear to you? Cost of capital. Please have a look at this, how they have calculated marginal cost of capital. Marginal cost of capital means the addition to the total cost of capital. तो आप देख लीजिए इसमें कितना है. यहाँ पे मैंने आपको 2 मिनट आपको मैं दे रही हूँ, 3 minutes. आप marginal cost. That's it for Is this clear to all of you, this marginal cost of capital? क्लियर है या नहीं, प्लीज बता दीजिए. मैम क्लियर तो हो गया है, बट थोड़ा सा अगर हम पीडीएफ के साथ एक बार और रीड करेंगे तो और हो जाएगा. आपको हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी. देखिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है. फर्स्ट करोड़, फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट 1.5 करोड़ है, फिर उसके बाद है आपका बैलेंस अमाउंट. तो डेट आपका 1.5 करोड़, देन इक्विटी इज 1.5 करोड़ जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है. तो टोटल आपका 3 करोड़ हो गया. डेट में ₹1 करोड़ आपको ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ था, देखिए. फिर फर्दर ₹1 करोड़ आपको इक्विटी में दिया हुआ है, तो टोटल आपका कितना हो गया, 2 करोड़. फिर इसी तरह से आप इसका इंडिविजुअल कॉस्ट निकालेंगे. इंडिविजुअल कॉस्ट आपने, कॉस्ट ऑफ डेट कितना हो गया आपका, दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ डेट, देखिए ऊपर आपको दिया हुआ है जो हमने कैलकुलेट किया है ना, उसमें 9% आपको दिया हुआ है. ये देखिए लोन्स का जो कॉस्ट ऑफ है ये आपका 9% आपका दिया हुआ है. फिर इसी तरह से आपका यहाँ पे दिया हुआ है 16, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 16% है. ओके आप जब ये ऊपर, when you will see it, because I have to again scroll up and down, so perhaps you might get confused, but अगर आप इसको आराम से बैठ के आप इसको एक बार देखेंगे, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर आप उसको आप देखेंगे तो you will get this. Okay? Clear? ओके मैम. आप सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं, देखिए सोर्सेज ऑफ फंड्स में जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं वो है आपका इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, देन यू हैव रिटेन अर्निंग्स एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके ये आपके, ये यहाँ पे आपका सब दिया हुआ है. देखिए sources of long term funds, एक है, now it is classified into two, internal sources and external sources. Internal sources में profit after tax is the sources of long term funds and the amount of the depreciation. Then external sources में आपके shareholders funds हैं, borrowed funds, convertible funds and international finance. Okay, please have a look at this table and tell me, is this clear? Shareholders funds में आपका preference है, cumulative preference shares है, non-cumulative है, redeemable है, non-redeemable, participating, non-participating. Equity shares बस आपके, there is only one equity shares. Okay, borrowed funds में आपके ये सब हैं, public deposits हैं, long-term borrowings हैं, debentures, non-convertible, short-term borrowings. Convertible funds में convertible debentures हैं, convertible cumulative preference shares. International finance में you have term loans, depository receipts, foreign currency, convertible bonds and other sources. Okay, तो अब इसमें बेसिकली जो ब्रॉड कैटेगरी में हम सिर्फ 4 के बारे में ही डिस्कस करेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल, नेक्स्ट इज योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन यू हैव डिबेंचर्स, डिबेंचर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स. ओके, ये 4 आपके मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स. तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज, प्लीज रीड दिस, इक्विटी शेयर कैपिटल, any one of you.
मैम मैं रीड करूं? Yes, please. Equity share capital is a basic source of finance for any company. It represents the ownership interest in the company. The characteristics of equity share capital are the direct consequence of its position of the company control, income and assets. Equity share Consequence capital of does its not. position. Sorry, ma'am. Direct consequence of its position. Okay, okay. Direct And consequence. The characteristics of equity share capital are Mhm. a direct consequence. Okay. आप And गलत company पढ़ रही थी control. इसलिए आपको करेक्ट किया. Okay, sorry, ma'am. Yes. Please go ahead. हाँ पढ़िए. Income and assets. Equity share capital does not have any maturity, nor there any compulsion to pay divide on it. एक मिनट मैम थोड़ा सा स्क्रीन. To pay dividend on it. It is not divide. To pay dividend on it. वो एक्चुअली मैम स्क्रीन थोड़ा सा वो था ना तो इसलिए छोटा था तो मैं अभी लॉन्ग करके. द अच्छा इक्विटी तो शेयर मैं कैपिटल आपका प्रोवाइड साइज इसमें फंड. बड़ा कर दूं क्या? जी जी वो एक्चुअली रोटेट नहीं हो पाया था ना तो इसी वजह से थोड़ा सा हो गया. Okay. Is this okay now? यस मैम यस फाइन. Hmm. The equity share capital provide fund more or less on a permanent basis. It also work as a base of creating the debt and loan participate capacity of the firm. The advantage of limitation of equity share capital may be summarized as follows. Advantage of equity share financing. Fine, ma'am. ठीक है. Yes, yes, yes. Please. Since equity हाँ shares पढ़िए. Hmm. do not mature, it is a permanent source of fund. However, a company, if it so desire, can retire shares through buyback as per a guidelines issued by the SEBI. And the second of the new equity share capital increase a corporate flexibility from of the point of view of capital structure planning. One such strategy may be retire debt financing out of the fund and receive from the issues of equity capital. Yes. Wait, wait. I'm scrolling down. Or a case. Hmm. Okay. Number 3. Yeah, equity share capital does not involve any mandatory payment to shareholders. And the fourth, it may be possible to make further issue of share capital by using a right offering. In general, selling right shares involve no change in the relationship between ownership and control. Existing shareholders can maintain their proportionate holding by exercising their pre-emptive right. Hmm. फाइन मैम. नीचे वाला भी पढ़ूं? Okay, पढ़ दीजिए आप. Okay, But see, this we have actually. हाँ, okay, you read it. Hmm. limitation of equity share financing. First is the equity share capital has the highest specific cost of capital among all the sources. This necessitates that the investment proposal should also have equally high rate of return. The second is equity dividends are paid to the shareholder out of after tax profit. These dividends are not tax deductible, rather imply and burden of corporate dividend tax of the on the company. The third is at time the new issue of equity capital may reduce the EPS and thus may have the adverse effect on the market price of the equity share. And the fourth is excessive issues of equity share can the dilute of the ownership of the company. ओके सी इसमें आपके सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं जिसमें इक्विटी शेयर्स का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस टू यू बिकॉज दिस यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट कि इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करने के एडवांटेजेस क्या हैं और उसके लिमिटेशंस क्या हैं. ओके Yes, not. Okay, I am skipping this because we all know what are equity shares, and in the first class I have discussed also a bit about equity shares and preference shares. मैम सभी को. हाँ, ये सारा आपका मैं क्योंकि skip मैम कर रही हूँ प्रेफरेंस शेयर पे because प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल पता ही है बिल्कुल मैम ऑलमोस्ट. ठीक है, ये आप लोगों को पता है, तो I will not waste time in this. Okay,
सिमिलरली आपका डिबेंचर्स का भी आपको पता है। अच्छा, अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपका जो फॉरेन सोर्सेज हैं उसमें फॉरेन कोलैबोरेशन है, बायलैटरल गवर्नमेंट है, एनआरआई डिपॉजिट्स, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप इसको पढ़िए। अगर आपको नहीं कोई पॉइंट इसमें समझ आता है तो आप फिर मुझसे कल इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, मैम ये टर्म लोन का क्या था मैम ऊपर, इससे फॉरेन डिपॉजिट से पहले? टर्म लोन्स का है आपका स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप लोन्स लेते हैं। टर्म लोन्स जैसे टर्म डिपॉजिट्स होती हैं आपकी फिक्स डिपॉजिट्स, वैसे टर्म लोन्स 5 साल के लिए आपने लोन लिया, उस तरीके से टर्म लोन्स। तो टर्म लोन्स में आपका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है। ओके, यू वांट मी टू स्क्रॉल अप सो दैट यू कैन सी द टर्म लोन्स। देखें, टर्म लोन्स में ये है आपका स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, और ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएफसीआई है, आईसीआई, आईडीबीआई, 5 साल के लिए आपने लोन लिया या 3 साल के लिए लिया, इस तरीके से उसको हम टर्म लोन्स बोलते हैं। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। So you mean less than 5 year, not more? यस, लेस देन 5 years, एब्सोल्युटली। ठीक है, Got it. अच्छा, फिर ये वाला आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बस यही है। कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भी इसी के अंदर आपका इन्वॉल्व हो गया है, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली वही है आपका कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अच्छा, अब इसमें 2 तरह के टर्म्स हैं। कैपिटलाइजेशन, ये हम कल करेंगे बिकॉज टुडे आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। ओके, we will do capital structure tomorrow, but I would ask you to at least go through it. I'll tell you what is overcapitalization, what is undercapitalization. Tomorrow I'll explain you these terms. Okay? अच्छा, theories important है। Basically आपकी 3 capital structure की theories होती हैं। एक है आपकी net income approach theory, ये तो आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ, process, wait, if it is there, capital, हाँ, theories of capital structure में आपकी 3 theories हैं। One is the net income approach theory, then we have the net, one is the net operating income, then we have net income, and there is one more theory which is, yeah, here it is, net income approach theory, net operating income, then we have traditional approach and Modigliani Miller model. ये चारों theories जो हैं ये हम कल करेंगे। Okay, so tomorrow we'll complete capital structure completely. Okay. Yeah.